अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए और एसे को किस तरह लेके चलना चाहिए, तो उसके लिहाज से मैं एक एग्जांपल भी लेके आया हूँ और आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे कि आप बेहतर डिसाइड करें कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। वेदर यू वांट टू बी द अल्ट्रा पॉजिटिव व्हेन ऑप्टिंग फॉर द एसे, और यू वांट टू बी अ क्रिटिकल थिंकर, और वन दैट हैज़ क्लोज रिलेशन विद द सोशल रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इस सब का मतलब क्या है कि जनाब, आप क्या ऐसे इंसान देखना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसको कोई भी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, या फिर आप ऐसे हैं जो कि रोज़मर्रा की खबरें भी सुनते हैं, जिनको ये भी पता है पाकिस्तान में मूवमेंट्स कौन सी चल रही हैं, कौन कौन से एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में, और उसकी वजह से किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान के माशरे में, और या फिर ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह लें कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो अगर आप सोशल रियलिटीज़ से जो है आगाह हैं, तो आप मेरे ख्याल में बेहतर ऐसे लिख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप अल्ट्रा पॉजिटिव हो के जाते हैं तो उसका नुकसान ये है कि यू सीम लाइक एन अनक्रिटिकल पर्सन, और अनक्रिटिकल पर्सन कोई भी ऐसे में रिकमेंड नहीं करता या प्रेफर नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि अनक्रिटिकल वही होगा जो खुद से सोच नहीं सकता, जो चीज़ों के बारे में खुद से एनालाइज नहीं कर सकता, या फिर उनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कर सकता। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से फिर आपको नुकसान होता है, आपको नंबर नहीं मिलते, या लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ सिंपली इंडोक्ट्रिनेटेड। ये एक इंडोक्ट्रिनेटेड पर्सन है जिसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये आर्ग्यू कर सके सोशल रियलिटीज़ के साथ कि इस ऐसे में क्या होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ आपके पास। उसमें आपको नज़र आएगा कि जो राइटर है उसने ट्राई किया है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो करे इमेज को, और उसका क्या नुकसान है, या क्या वो आपको ऐसे अच्छा लगता है, आउटलाइन अच्छी लगती है या नहीं लगती, ये देखेंगे आज। और उसके साथ में एवेलुएशन भी मैंने की हुई है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक है इनका जनाब वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, और उस पर इन्होंने आउटलाइन बनाई, इंट्रोडक्शन, उसके साथ स्टार लगा हुआ है। अच्छा, स्टार्स जो है ना, आई डोंट प्रेफर देम पर्सनली। मेरा मानना है कि आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, उसके सब पॉइंट्स में आप ABCD कर दें या रोमन कर दें 1 2 3, ठीक है जी, और केस इन पॉइंट्स वगैरह दें। मेरा तो यही तरीका है, और ये मैं प्रेफर करता हूँ कि आप करें, ताकि आउटलाइन जितनी क्लियर होगी एग्जामिनर उतनी आसानी से आपको पास कर देगा। आउटलाइन जितनी वेग होगी, या आउटलाइन में जितना लैक ऑफ एग्जांपल्स है, या उसको पता नहीं चल रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको आगे जाके पढ़ना पड़ता है, और जब वो पढ़ने जाएगा तो हो सकता है उधर से 2-4 और गलतियां उसको नज़र आ जाएं, तो मोस्ट लाइकली यू आर नॉट गोइंग टू पास। ठीक है जी। तो इसलिए एक कम्प्रीहेंसिव आउटलाइन, एक रेलिवेंट आउटलाइन, और एक वेरी क्लियर एंड इफ़ेक्टिव आउटलाइन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि नंबरिंग करनी है आपने। ठीक, इंट्रोडक्शन के नीचे इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है जी, वीमेन इन पाकिस्तान आर एम्पावर्ड, however women are facing many problems in workforce। एक तो यह है कि जो दूसरी दफ़ा women लिखा है उसका W स्मॉल होना चाहिए था, जुमले के दरमियान में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे आप दे इस्तेमाल करें कि बार बार women जो है रिपीट करना है, दिस इज़ नॉट इफेक्टिव। आप उसकी जगह नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ताकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपकी लगे, स्टैंडर्ड आपका एक्सप्रेशन नज़र आए। ठीक है जी। और ये जो इनकी थीसिस स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इतनी जामे नहीं है, कम्प्रीहेंसिव नहीं है कि वो एक इफ़ेक्टिव नॉलेज को डिपिक्ट कर सके। ये एक टू मेन स्ट्रीम है। आई थिंक इट इज़ नॉट आर्गूमेंटेटिव मच। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और वैसे भी आपको पता है जी कि थीसिस स्टेटमेंट जो है उससे आपने अपनी आउटलाइन जो है पूरी स्केच करनी है। आउटलाइन के जितने मेन सेगमेंट्स हैं या मेन सेक्शंस हैं, वो आपको ऑलमोस्ट हर दफ़ा थीसिस स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ जाते हैं कि अच्छा ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं मेरी आउटलाइन में आएंगे, और इन्हीं के ऊपर मेरा ऐसे चलेगा। ठीक है। तो इधर जो है इनकी थीसिस स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, जबकि आगे आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, विमेन अर्बन विमेन आर मोर एम्पावर्ड। ठीक है जी, ओके है, बट एज़ कम्पेयर टू रूरल वीमेन। ठीक है, जितना आप क्लियर लिखेंगे उतना एग्जामिनर को आसानी है कि वो आपको नंबर दे। वीमेन आर वर्किंग इन एवरी फील्ड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। अच्छा जी, ये एक जनरलाइजेशन है कि हर फील्ड में वीमेन काम कर रही हैं। भाई ठीक है, काम कर रही हैं, बट उनकी रेशो क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर एक औरत जो है हर पेशे में आप रख देते हैं,
तो उससे तो कोई बेहतरी नहीं आने वाली, ठीक है। आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो इससे सोशल रियलिटीज़ को कनेक्ट करें कि जनाब कितनी ख़वातीन है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन की। अगर आप उसको देखेंगे तो फिर आपको डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी और आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है जी। आगे है जी, यूजरपेशन ऑफ बेसिक राइट्स हैज़ स्टॉप्ड, और ये एक एंटी सोशल रियलिटीज़ है कि जनाब स्टॉप कैसे होगी। हम तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में देखते हैं रोज़ाना कि ख़वातीन के हक़ मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और देयर इकनॉमिक फ्रीडम इज़ नॉट बीइंग ग्रांटेड, देयर सोशल फ्रीडम इज़ नॉट बीइंग ग्रांटेड, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की तो आप बात ही ना करें, और एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप उसको सपोर्ट करना चाह रही हैं लेकिन आप एक एंटी सोशल रियलिटी जो फैक्ट है ना वो नहीं लिख सकते, दैट गोज़ अगेंस्ट द फैक्ट्स, और वो उधर ही पकड़ लेगा वो, ठीक है। सोशल एंड इकनॉमिक इक्वालिटी इज़ प्रोवाइडेड, सोशल एंड इकनॉमिक इक्वालिटी इज़ प्रोवाइडेड वुमेन, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ द केस। सोशल इक्वालिटी में अगर आप बात करते हैं तो ना तो उनका स्टेटस सेम है, और ना ही उनकी जो फैमिली में वैल्यू है पाकिस्तान में वो सेम है या एज़ इक्वल टू मैन है, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक में भी आप जानते हैं उनके ऊपर डबल बर्डन होता है, फैमिली रेयरिंग भी है, और अगर उसने कमाना है तो वो भी अपने अलहदा टाइम में कमाएगी, फैमिली का बर्डन उधर ही रहेगा, डबल बर्डन इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। फिर है जी, हाउ वीमेन आर एम्पावर्ड इन पाकिस्तान। अब ये देखें ऊपर वाले और इस पॉइंट में आपको बहुत कम फ़र्क लगेगा, ठीक है। तकरीबन सेम चीज़ें हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो आपको चाहिए कि जो एक पॉइंट है उसको मल्टीपल सेक्शंस में ना लेके जाएं, एक ही पॉइंट रखें, उसके जो सब पॉइंट्स हैं वो आप 5-6 कर दें, बजाय कि आप 8 लिखें, ठीक है। और अपनी क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी डज़ नॉट मैटर मच, ठीक है। क्वालिटी जो है आप कह लें कि इट्स लाइक 70% क्वालिटी एंड 30% क्वांटिटी इन इंग्लिश एसे, ठीक है। इशू ऑफ बायसनेस टू वीमेन इज़ एड्रेस्ड की स्पेलिंग गलत है जनाब। रिमूवल ऑफ प्रिवेलिंग सोशल एंड इकनॉमिक डिफरेंसेस, ये रिमूवल वाला जो है, अब ये फ्रेजल स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट ऑल्सो अप्रोप्रिएट। रिमूवल ऑफ प्रिवेलिंग सोशल एंड इकनॉमिक डिफरेंसेस, फिर प्रोवाइडिंग एक्विटी टू वीमेन। एक्विटी क्या होता है? एक्विटी जनाब एक बहुत और चीज़ है, प्रोवाइड एक्विटी या एक्विटी, अवार्ड एक्विटी। वो जो बिज़नेस में लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि जनाब बिज़नेस में जो शेयर्स होते हैं लोगों के, उसको एक्विटीज़ कहते हैं। उसके हिसाब से आपका जितना शेयर है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है या बोनस जो है वो अवार्ड किया जाता है। और एक्विटीज़ मतलब ये बिज़नेस की टर्म है, दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड है, और इसका यूजेज यहाँ पे गलत है। फिर आता है जनाब डिग्निफाइंग द रोल ऑफ वीमेन। वीमेन का रोल डिग्निफाई किया गया है वीमेन पाकिस्तान में। अगेन ये एक कंट्रोवर्शियल है या आर्ग्यूएबल चीज़ है। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, अब इस सारे के ऊपर मैंने लगाया हुआ है कि जनाब फ्रेजल और सेंटेंस स्ट्रक्चर मिक्सड है, तो आप इस तरह ना करें, या तो सेंटेंस स्ट्रक्चर रखें या फिर फ्रेजल रखें, कोई एक काम कर लें। इम्पैक्ट्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट पे आते हैं जनाब। सोशल फ्रीडम प्रोवाइडेड, फिर राइट्स प्रोटेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, चलें ठीक है मान लेते हैं। फिर एजुकेटेड वीमेन और एंटरप्रेन्योर्स, ये दो एजुकेटेड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्या उसको कहते हैं, सेमी कॉलन लगा के। तो ये दो आइडियाज़ एक पॉइंट में आप डिस्कस कर रहे हैं। बेहतर है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसको अलहदा एक पॉइंट में करें, वो उनके इकनॉमिक फ्रीडम या इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है। एजुकेशन और चीज़ है कि जनाब एजुकेशन उनकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और फिर आते हैं जनाब हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। अब बात यह है कि इम्पैक्ट्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो आप पॉजिटिव बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर से सेक्शंस देखें तो इस स्टूडेंट ने जो किया है वो स्टांस यही लिया है कि वीमेन एम्पावर हो गई हैं और पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं एंड ऑल दैट। तो उसके अगर आपने इम्पैक्ट्स बताने हैं तो वो पॉजिटिव होने चाहिए, या एटलीस्ट सिर्फ अगर नेगेटिव कोई गलत पॉलिसी है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले 2-3 पॉजिटिव दे दिए, फिर उसके बाद 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए हैं। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती, और दिस इज़ आई थिंक अ ब्लंडर। आप शायद यहाँ से आके पढ़ ना सकेंगे और आप कहेंगे कि इस बच्चे को क्लैरिटी ही नहीं है कि इसने लिखना क्या है, तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यू कैन गो होम, ठीक है। तो हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, फिर ऑनर किलिंग्स स्टिल प्रेवलेंट, फिर जेंडर गैप इज़ स्टिल देयर। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप इनको नहीं लिख सकते। वे फॉरवर्ड, फोकस ऑन
जेंडर इक्वालिटी, फोकस नहीं आप इम्प्लीमेंट करें या स्ट्राइविंग फॉर जेंडर इक्वालिटी कर लें, कोई बेहतर वर्ड यूज़ कर लें इसकी जगह। फिर एनफोर्समेंट्स ऑफ एक्ट्स एंड लॉज दैट आर प्रेजेंट, एनफोर्समेंट्स जो है ना वो एनफोर्समेंट, इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट आप कह सकते हैं, या इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ existing laws and drafting new laws for the protection and promotion of women in workplace as well as at home or in the domestic spheres। तो इस तरह करके अगर आप अच्छा पॉइंट देते हैं तो आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा लगेगा और आपको बेहतर नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, क्योंकि देखें कंपैरेटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपका पेपर जो है वो हज़ारों दूसरे पेपर्स के साथ कंपेयर होगा। तो अगर आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो कहे कि जनाब ये टॉप 200 या टॉप 500 में आ सकता है, तो ही विल नॉट पास यू, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है जी। कंक्लूजन, पाकिस्तानी वीमेन आर एम्पावर्ड हाउएवर दे आर फाइटिंग सर्टन प्रॉब्लम्स। अब ये ठीक है, लेकिन जो शुरू में था वो मेरे ख्याल में जो इनकी थीसिस स्टेटमेंट थी वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। ओवरऑल फीडबैक भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबरिंग ऑफ पॉइंट्स नहीं है, रेपिटेशन और क्लीशे जो है वो अवॉइड करें आप, और इफेक्टिव स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन विद प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको करना चाहिए। ऑप्ट ओनली वन स्ट्रक्चर, इधर कंप्लीट सेंटेंस और फ्रेजल, द इम्पैक्ट शुड बी इन लाइन विद योर ओन स्टांस और एटलीस्ट वन ऑफ द टू पॉजिटिव या नेगेटिव। एड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ इन पॉइंट या केस स्टडीज़। थीसिस स्टेटमेंट इज़ नीदर इफेक्टिव नॉर इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ योर आउटलाइन, तो उसको भी इम्प्रूव कर लें। ठीक है जी, तो ये बात है। अब ये अगर मैं देखूं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस बच्चे ने जनाब बहुत ज़्यादा एसेस लिखे नहीं, या अगर लिखे भी हैं तो उनकी इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं करवाई या उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करवाया। ठीक है, तो इवैल्यूएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार एसेस लिखें, एसेस की आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शंस लिखें और उनको चेक करवाएं किसी अच्छे मेंटोर से, ताकि आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट हों और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप पेपर में जाके कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा एसे लिख के आ सकें ताकि आप पास कर जाएँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।